हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाय चंदन सर। चलिए आज हम देखते हैं 8 क्लास का 8 क्लास का लेकर आए हैं चैप्टर 4 चैप्टर चैप्टर 4 लेकर आए हैं न्यायपालिका। कौन सा चैप्टर लेकर है? न्यायपालिका चैप्टर 4 लेकर आए हैं। सिविक्स का कुछ लेकर आए हैं, सिविक्स का लेकर आए हैं। 3 चैप्टर तक क्वेश्चन से करा दिए हैं। ये चौथा चैप्टर है। साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर फुल करा दिए हैं। इस सिविक्स करा रहे हैं। सिविक्स का चौथा चैप्टर आप लोग जरूर से क्वेश्चन आंसर जरूर से जरूर उतार लीजिएगा। पुराने स्टूडेंट जरूर से उतारिएगा और न्यू स्टूडेंट दोनों सब भी। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है, और आपकी राय में इस महत्वपूर्ण का काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। कानून को बनाए रखने और मौलिक अधिकारों को लागू करने के कार्य को पूरा करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका अवश्य है। यदि किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। यदि संसद द्वारा पारित कोई कानून किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका के पास ऐसे कानून को अमान्य घोषित करने की शक्ति है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर का देखिए क्वेश्चन आंसर क्या बोलते हैं। अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है। मौलिक अधिकार का मतलब होता है अपना अधिकार। उसे फिर पढ़ें और आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर देखिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार राज्य विधायिका का कार्यपालिका के कामकाज के खिलाफ किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने की क्षमता को न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ता है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को अदालतों में जाने की अनुमति देता है, और यदि उन्हें लगता है कि राज्य प्रशासन द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है तो न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य विधायी या कार्यकारी कार्रवाई को अमान्य करना है। यदि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हुई दिखाई देती है तो इसीलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार और न्यायिक समीक्षा आपस में जुड़े हुए हैं, और क्योंकि बाद का अभ्यास तब किया जाता है कि जब राज्य द्वारा मौलिक अधिकार को उल्लंघन किया जाता है, और इस मामले में उच्च न्यायालय अपनी जांच के आधार पर निचली अदालत के निर्णय को निस्तार कर सकता है। चलिए 2 नंबर हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं। 3 नंबर देखिए क्या बोलता है। 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत बड़ा है। नीचे दी तीनों स्तर में न्यायालय को दर्शाया गया है कि प्रत्येक के सामने लिखिए कि उस न्यायालय को सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया गया था, और अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए पंजाबों के साथ मिलकर देखें। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालत 3 प्रकार में यहाँ देखिए बांटा गया। देखिए यहाँ आंसर दिया गया है। आंसर में देखिए क्या दिया है। निचली अदालत का मतलब क्या होता है? ट्रायल कोर्ट लक्ष्मण, उनकी मां कुशुंतला और उनके बहनोई सुभाष चंद्र की मौत की सजा सुनाई थी। और हाईकोर्ट लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र को बरी कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट लक्ष्मण शकुंतला को आजीवन कारावास की सजा दी गई, जबकि पर्याप्त सबूतों के अभाव को सुभाष चंद्र को बरी कर दिया गया। 4 नंबर देखिए। 4 नंबर देखिए क्या बोलता है। सुधा गोयल मामले को अध्ययन में रखते हुए निचले दिए गए बयानों को पढ़िए। जो वक्तव्य सही है और उन पर सही का निशान लाइए, और जो गलत है और उनकी ठीक कीजिए।
को नंबर आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय को लेकर, क्योंकि वे निचली अदालत को फैसले से सहमत थे और वे सर्वोच्च न्यायालय को फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए। अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय को फैसले में संतुष्ट नहीं है तो दोबारा निचली अदालत में सजा सकते हैं। चलिए 4 नंबर का आंसर पहला का होगा सत्य। क्या होगा? सत्य। दूसरा का होगा ट्रायल कोर्ट द्वारा अपना निर्णय दिए जाने के बाद उच्च न्यायालय गए। और गो नंबर देखिए, यदि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को फैसला पसंद नहीं आता है तो आरोपी दोबारा ट्रायल कोर्ट के वापस नहीं जा सकते हैं। चलिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर देखिए क्या बोलते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने की लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी? 1980 के दशक की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका का पीआईएल का एक तंत्र तैयार किया और इसमें किसी भी व्यक्ति या संगठन को उन लोगों की ओर से उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका को दायर करने की अनुमति दी जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था। कानूनी प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को संबोधित किए और पत्र या टेलीग्राम को भी जनहित याचिका के रूप में माना जा सकता है। प्रारंभिक वर्षों में जनहित याचिका का उपयोग बड़ी संख्या में मुद्दों पर निर्णय सुरक्षित करने के लिए किया गया था, जैसे कि बंधुआ मजदूरों को अमानवीय कार्य स्थितियों से बचाना और बिहार में उन कैदियों को रिहाई सुनिश्चित कराना जिन्हें सजा की अवधि पूरी होने के बाद भी जेल में रखा गया था। इस प्रकार जनहित याचिका की शुरुआत वास्तव में सभी के लिए निर्णय तक पहुंचे और सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाए। 5 नंबर भी कंप्लीट हो गया। चलिए 6 नंबर देखते हैं। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर दिया है। ओल्गा और टेलिस बनाम बंबई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फैसलों के अंशों को दोबारा पढ़िए और इस फैसलों में कहा गया है कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिक का हिस्सा है और अपने शब्दों में लिखिए कि इस बयान से जजों का क्या मतलब था। देखिए इसका आंसर ओल्गा ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे बॉम्बे नगर निगम मामले के न्यायाधीशों ने कहा कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि जीवन अर्थ केवल पशु अस्तित्व नहीं है और जीवन यापन के सुधार अर्थात आजीविका के साधन के बिना नहीं रहा जा सकता है। ओलंगा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम के मामले में लोगों को झुग्गी झोपड़ियों में रहते है और उनके पास शहर में छोटी मोटी नौकरियां हैं और उनके लिए रहने के लिए कोई और जगह नहीं। उनकी झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ने से उनकी आजीविका छीन जाएगी और परिणाम स्वरूप जीवन के भी छीन जाएगी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जीवन के अधिकार का अर्थ आजीविका की बुनियादी आवश्यकता यानी भोजन, आश्रम और कपड़ा की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन आंसर क्या बोल रहे हैं। इंसाफ के देरी यानी इंसाफ का कल, इस विषय पर एक कहानी बनाए। नितिन नारंग एक बैंक अधिकारी थे और सेवानिवृत्त के बाद वह अपने पुरखों के घर वापस आ गए और जिन्होंने किराएदार से मकान खाली करने के एक अनुरोध किया और लेकिन किराएदार ने मकान खाली नहीं किया और किराएदार ने चुनौती दी कि अगर नितिन नारंग अपना मकान खाली कराना चाहते हैं तो अपने न्याय के लिए कोर्ट जाना चाहिए और वह किराए के मकान में रहने को मजबूत थे और मालिक ने किराएदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा। 5 साल तक केस लड़ने के बाद मालिक ने केस जीत लिया और ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया और लेकिन किराएदार ने निचली अदालत के फैसलों के खिलाफ
हुई, कोर्ट में अपील की और न्याय मिलने की फिर 5 साल लग गए और इस बीच नितिन नौरंग किराए के मकान में ही रहने रहे और क्योंकि जब तक फैसला नहीं होता उसके पास दूसरा विकल्प नहीं था। ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि न्याय में देरी न्याय ना मिलने के समान है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या बोलते हैं। 8 नंबर देखिए क्या बोलते हैं। अगले पत्रों को शब्द संकलन और दिए गए प्रत्येक शब्द को वाक्य बनाएं। बरी करना, अपील करना, मुआवजा, बेदखल करना, उल्लंघन करना। देखिए इसका सबका आंसर दिया गया है, इसका 8 का देख लेते हैं। बरी करना, मनीष ने मामले में उच्च न्यायालय ने उसे अपराध के सभी आरोपों से बरी कर दिया जो ट्रायल कोर्ट ने उस पर लगाए थे। अपील करना, महिला संगठन ने घरेलू नौकरानी को चोरी के आरोप के खिलाफ अपील करने के लिए मजबूत समर्थन दिया जो उसके नियोक्ता के उस पर लगाया था। मुआवजा, केंद्र सरकार ने एक दुर्भाग्यपूर्ण रेल दुर्घटना के बाद पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। बेदखली, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले के कब्जे वाली जमीन पर कंपनी के दबावों के कारण गरीबी लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिए गए और जिन पर नगर निगम के अधिकारों ने हमला बोल दिया। उल्लंघन, मौलिक अधिकारों को किसी भी उल्लंघन के खिलाफ न्यायपालिका कड़ी कार्रवाई करती है। चलिए देखिए आगे 9 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलते हैं। 9 नंबर देखिए क्या बोलते हैं क्वेश्चन। यह पोस्टर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया है कि इस पोस्टर को पढ़ कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार को दायित्वों की सूची बनाए और इस पोस्टर को कहा गया है कि भूखे पेट भरे गोदाम नहीं चलेगा। इस वक्तव्य को पृष्ठ 61 पर भोजन के अधिकार के बारे में दिए गए चित्र निबंध को मिलाकर देखिए। भारत का संविधान सभी भारतीयों को जीने का अधिकार देता है और जीने का अधिकार भोजन के अधिकार से जुड़ा कुछ संक्षिप्त नाम है। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर दिया गया है कि भोजन ने अधिकारों को बनाए रखने के लिए सरकार के कर्तव्यों को इस प्रकार है। नागरिकों को काम करने से कम न्यूनतम खाद्य सामग्री नाम मात्रा कीमत पर अथवा निःशुल्क उपलब्ध कराना। खाद्य पदार्थ की कीमत का अनावश्यकता मुद्रास्फीति को रोकना। दैनिक उपयोगी को अनाज जैसे गेहूं, चावल, चीनी आदि की जमाखोरी की जांच करना। विद्यालय में गरीब बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना। भूखे पेट भरे गोदाम भाग सभ्य समाज को कतई स्वीकार नहीं है और यदि भोजन की जमाखोरी को हतोत्साहित नहीं कराया गया तो भूखे पेट लोगों को अपराध करने को प्रयास करते हैं। आज वीडियो यहीं तक रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन, कमेंट, सब्सक्राइब और अच्छे से अच्छे टोटल चैप्टर उतार लीजिएगा कॉपी में। हम सबका कॉपी घर आके चेक करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट